चुनाव का वक्त वैसे तो बहुत किस्म के झांसों का रहता है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ चुनाव को 6 महीने बाकी हैं और अभी से यहाँ झांसों का दौर चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के और 4 राज्यों में चुनाव होना है। मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पे भी चुनाव होना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अभी पिछले 2-4 दिनों से हवा में गंगा जल ऐसे छिड़का जा रहा है चारों तरफ। एक तबका गंगा जल छिड़क रहा है, एक तबका दारू छिड़क रहा है। अब जिसकी जैसी किस्मत है उसके ऊपर वो बूंदें पड़ रही हैं। आप कांग्रेस और भाजपा का अगर माहौल देखें छत्तीसगढ़ का, तो शराब और गंगा जल इसको लेके एक टक्कर चल रही है दोनों के बीच में। भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर सीधा हल्ला बोला है कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले आपने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि शराबबंदी की जाएगी और आपने नहीं की। ये वादा खिलाफी की है आपने। कांग्रेस इस बात को साफ करते हुए कह रही है कि हमने गंगा जल हाथ में लिया था, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी, लेकिन वो कसम दारूबंदी के लिए नहीं थी, वो कसम कर्ज माफ़ी के लिए थी जो हम कर चुके हैं। दारूबंदी की बात हमने घोषणा पत्र में लिखी थी और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। कमेटी एक बनाई है, उसकी कोशिश कर रहे हैं। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार इसके कुछ एक बारीक पहलुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बात सही है कि जब कांग्रेस का घोषणा पत्र पिछली बार जारी हुआ, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले, तो केंद्र में गृह राज्य मंत्री थे RPN सिंह। वो यहाँ पे आए और जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी घोषणा पत्र को लेकर, उस वक्त उन्होंने अचानक ही अपने पास से गंगा जल की कुछ एक प्लास्टिक की बॉटल से निकाल ली और आसपास के लोगों को खड़ा किया। तो जो छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता वगैरह उनके पास में थे, वो लोग हड़बड़ाए भी कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने प्लास्टिक की बोतल से ऐसा हाथ में गंगा जल निकाला और हाथ में गंगा जल लेकर सब ने कसम खाई कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफ़ी कर दी जाएगी। वो हुआ। सरकार ने शायद अपनी पहली ही बैठक में वो किया और भूपेश बघेल ने शायद शुरू के 2-4 कागजों में से एक कागज इस पे भी दस्तखत किया। हो गया, कर्ज माफ़ी हो गई किसानों की। लेकिन सरकार ने एक और वायदा किया था जो बड़ा वायदा था और जिस वायदे के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में महिलाएं एक बार ज़रूर वोट देती हैं, वो है शराबबंदी का। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था शराबबंदी का मुद्दा, लेकिन शराबबंदी की नहीं सरकार ने। सरकार की नीयत भी शराबबंदी किसी को दिखी हो, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे देखने में नहीं आया है जो कहे कि हाँ मुझको सरकार की नीयत दिखी, वो शराबबंदी सचमुच करना चाहती थी। सरकार ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में मंत्रिमंडल में जो शामिल नहीं किए जा सके थे, सबसे बड़े 3-4 ऐसे नेता थे, विधायक थे राज्य के। उनमें से एक सत्यनारायण शर्मा जी, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय आबकारी मंत्री रह चुके हैं। उनको आबकारी विभाग का, दारू के विभाग का खासा तजुर्बा भी था। इसलिए बड़ा स्वाभाविक था कि इतने वरिष्ठ विधायक को, जिनको कि आबकारी विभाग चलाने का अविभाजित मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ से 4 गुना बड़ा राज्य था, वहाँ का तजुर्बा था, उनको यहाँ पर उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जिसको जिम्मा दिया गया कि शराबबंदी कैसे लागू की जाए इसकी तैयारी करें। शायद उसमें सरकार ने विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था कि आप भी इस कमेटी में आइए। वो आए नहीं आए मुझको ठीक से याद नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच छत्तीसगढ़ में तनातनी काफ़ी चलते रहती है। खैर, वो एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपने हिसाब से गुजरात का दौरा किया, बिहार का दौरा किया, कई दूसरे राज्यों में गए जहाँ पे कभी शराबबंदी हो चुकी है। ऐसे राज्यों में जाके उन्होंने अध्ययन किया कि शराबबंदी कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है। लेकिन जैसे दूसरे कुछ एक मामले हैं, उनकी तरह ये 4-4.5 साल पूरे हो गए हैं सरकार के, अभी तक वो कमेटी कुछ सिफारिश नहीं कर पाई है, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है और जाहिर है कि शराबबंदी तो हो ही नहीं पाई है। अब शराबबंदी न होने के पीछे की कई वजहों में से एक वजह ये भी है
कि सरकार ने इसको घोषणा पत्र में तो लिख दिया था, क्योंकि घोषणा पत्र बहुत बड़ा बना था, बहुत ही बड़ा, उसमें लिख दिया था, लेकिन सरकार ये चाहती नहीं थी। इसकी दो वजह हैं। एक तो यह है कि सरकारी खजाने में उससे बहुत पैसा आता है शराब से, और दूसरी वजह बहुत छुपी हुई नहीं है। देश में जहाँ भी जिस पार्टी की भी सरकार हो, सत्तारूढ़ पार्टी को भी बहुत पैसा मिलता है शराब से, जिससे वो अपने चुनाव लड़ती है, अपने पार्टी का खर्च चलाती है। नेताओं को अपने घर के लिए भी पैसा मिलता होगा, मुझको हिसाब मालूम नहीं है किस अनुपात में मिलता है। लेकिन जहाँ कहीं जिस किसी प्रदेश में शराबबंदी है, वहाँ पर तस्करी से पैसा मिलता है सत्तारूढ़ पार्टी को, अफसरों को। सरकारें भ्रष्ट हो जाती हैं। जैसे गुजरात में लोग कहते हैं कि आपको जिस ब्रांड की शराब चाहिए वो एक व्हाट्सएप मैसेज पे घर पहुंच सेवा है वहाँ पर। तो हो सकता है ऐसा होगा। मुझको छोटा सा एक तजुर्बा है। मैं गुजरात गया था बहुत साल पहले, नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी शराबबंदी थी। तो अहमदाबाद शहर के मेरे एक दोस्त मुझको अपने आउट हाउस में, शहर के बाहर जिसको फार्म हाउस भी कुछ लोग कहते हैं, वहाँ पे ले गए थे शाम को ऐसे ही घुमाने के लिए कि मैं बाहर से आया हुआ मेहमान हूँ। वहाँ लेके गए तो वहाँ उन्होंने सजा के रखी हुई थी शराब की कई तरह की बोतलें कि सुनील जी क्या लेना पसंद करेंगे। तो ऐसा खुला कारोबार था उस समय भी वहाँ का। मैं 1 हफ्ते 10 दिन वहाँ पे बस में घूमकर गुजरात में रिपोर्टिंग कर रहा था। कई साल पुरानी बात है। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनका फिर चुनाव था, शराबबंदी थी वहाँ पे। मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे की बस में इस कदर शराब की बदबू फैला रहा था कि मुझको डर लगा कि ड्राइवर के ठीक पीछे हम लोग बैठे थे, कहीं ड्राइवर पे इसके दारू का असर ना हो जाए। इतना पी के बैठा था मेरे बगल में। बिहार में भी यही हाल सुनाई पड़ता है। तो सरकार ने अगर यहाँ पे शराबबंदी न करने का तय किया हुआ है अपने घोषणा पत्र के खिलाफ, तो भी मुझको उसमें हैरानी नहीं है कि हो सकता है सरकार की नीयत नहीं रही होगी। सरकार ने घोषणा पत्र में चुनाव जीतने के लिए कई बातें डाल दी थी, कई बातों को उसने पूरा किया है, कई बातों को पूरा नहीं किया है। अब ये बात जब आई कि बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बनाया कि कांग्रेस ने तो गंगा जल हाथ में लेके ऐसी कसम खाई थी, तो कल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया के सामने, कैमरों के सामने ये बात कही कि हमने गंगा जल हाथ में लेकर कुल एक कसम खाई थी कर्ज माफ़ी की, जो हमने पूरा कर दिया, 10 दिन के भीतर पूरा कर दिया उसको। लेकिन शराबबंदी की कसम हमने गंगा जल हाथ में लेके नहीं खाई थी, घोषणा पत्र में थी, ये उन्होंने कहा। अब देखिए दिलचस्प बात कि आप वायदा करते हैं जनता से, और जब वायदा पूरा नहीं होता तो आप कहते हैं ये वायदा मैंने गंगा जल हाथ में लेके नहीं किया था, ये वायदा तो मैंने बिना गंगा जल के किया था। जैसे बिना गंगा जल का वायदा कोई वायदा नहीं होता। इस देश में गंगा जल का ऐसा दर्जा है, जिसको झांसा देना हो वो भी गंगा जल हाथ में ले लेते हैं। आप अदालत में देखेंगे बहुत सारे मामलों में तो 2 गवाह जो कि एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, दोनों बयान दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, दोनों कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, और दोनों एक धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खा के बोलते हैं। तो कसमों का इतना ही है। मुझको एक हैरानी छोटी सी इसमें ये हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी गंगा जल हाथ में लेकर खाई गई कसम को लेकर थोड़ा गफलत में है कि ये किस बात को लेके की गई थी। वो बोल रही है दारूबंदी के लिए भी आपने कसम खाई थी ये, हालांकि उसके वीडियो भी कल रात से जारी हो गए हैं, शायद अकबर के यहाँ से हुए होंगे, कहीं और से हुए होंगे। दारूबंदी के लिए गंगा जल की कसम नहीं खाई गई थी, लेकिन भाजपा को आज एक बड़ी सहूलियत हासिल थी। जो RPN सिंह उस समय केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस के, जो यहाँ के गंगा जल की कसम खा के गए थे, अभी इस बार का गंगा जल लेके वो नहीं आएंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो भाजपा में चले गए हैं। RPN सिंह अभी भाजपा में चले गए हैं, तो वो अब कांग्रेस के लिए गंगा जल लेके नहीं आएंगे। हो सकता है कि वो भाजपा के घोषणा पत्र के समय गंगा जल लेके आ जाएं, या भाजपा के ज़्यादा लोगों के पास गंगा जल यहाँ पे पहले से हो, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मोहम्मद अकबर मुख्यमंत्री नहीं है प्रदेश के, और मोहम्मद अकबर इस प्रदेश के आबकारी मंत्री भी नहीं है। तो फिर वो क्यों बोल रहे हैं कि दारू को लेकर क्या कसम खाई थी, नहीं खाई थी, दारूबंदी होगी नहीं होगी,
कैसी कमेटी बनी हुई है, वो क्या कर रही है, हम जनता को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शराब खुद छोड़ दे। इस तरह की बात वो क्यों कर रहे हैं? जिन लोगों को ये नहीं मालूम होगा उनके लिए जानना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कवासी लखमा नाम के एक बड़े ही वरिष्ठ विधायक बस्तर से आते हैं, आदिवासी विधायक हैं, एकदम ही गांव के रहने वाले, आदिवासी गांव के रहने वाले, और उनकी बहुत ही मजबूत समझ है आदिवासी मुद्दों पे, जिंदगी के लिए, चुनाव जीतने के लिए, लगातार जीतते हैं चुनाव वो। ऐसे कवासी लखमा आबकारी मंत्री हैं यहाँ के, बहुत कम पढ़े हुए हैं वो। मैं हालांकि पढ़ाई लिखाई को समझदारी का किसी तरह से प्रतीक नहीं मानता, लेकिन उनके बारे में कहना जरूरी है। वो एक सार्वजनिक पद पर हैं, जनता के पैसों से वो तनख्वाह मेहनताना जो भी पाते हैं, इसलिए उनके बारे में ये बताना जरूरी है कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं। वो बड़ी मुश्किल से किसी कागज़ पर, किसी फाइल पर दस्तखत भर कर पाते हैं। उनके विभाग के जो जानकार लोग हैं वो बतलाते हैं कि आबकारी विभाग के एक बड़े अफसर त्रिपाठी, जो अभी ईडी की कैद में हैं, जिनकी जमानत नहीं हो पा रही है, जिनके ऊपर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है कि उसमें वो भी शामिल हैं, यही त्रिपाठी फाइलें लेके जाते थे कवासी लखमा के पास, आबकारी मंत्री के पास। उनकी बताई जगहों पर आबकारी मंत्री दस्तखत करते थे। शायद वो फाइलों को उतना बारीकी से नहीं पढ़ पाते होंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें। अधिक पढ़ने वाले लोग क्या काम करते हैं वो भी हमने आपने सबने देखा है। बहुत पढ़े लिखे लोग जिनकी बड़ी बड़ी डिग्री है वो क्या काम करते हैं ये भी सबका देखा हुआ है। इसलिए अगर कवासी लखमा नहीं पढ़ पाते ज़्यादा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं अकबर के संदर्भ में ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे 5 साल विधानसभा में कवासी लखमा ने शायद अपने विभाग से पूछे गए एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आबकारी विभाग से संबंधित सैकड़ों सवाल पूछे गए होंगे विधानसभा में, उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। और शायद हर बार, एक आध बार कभी अकबर छुट्टी पे रहे हों तो हर बार अकबर ने आबकारी का जवाब दिया। अब ये अकबर और आबकारी, इन दोनों शब्दों में कुछ अक्षर मिलते जुलते हैं। क्या इस वजह से उनको ये जिम्मा दिया गया था, या अकबर इतने काबिल हैं कि वो कई विभागों का काम संभाल सकते हैं, अपने बड़े बड़े विभागों के साथ दूसरे बड़े बड़े विवादास्पद चर्चित सवालों के घेरे में जो विभाग हैं उनका भी जवाब दे सकते हैं? ये उनकी काबिलियत है कि मुख्यमंत्री का उन पर भरोसा है? जो कुछ भी है, अकबर ही आबकारी विभाग के जवाब विधानसभा में देते रहे। इस बात के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा विपक्ष की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने कभी कवासी लखमा के खिलाफ कोई ओछा हमला नहीं किया, कभी इस बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, कभी बहुत बड़ी आपत्ति नहीं की कि विभागीय मंत्री क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको भी मालूम था कि ये पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ये बमुश्किल एक जगह कहाँ दस्तखत करना है बताने पर दस्तखत कर देते हैं। जिस आबकारी विभाग की बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें उनके पास ले जाई जाती है, ये उनका ईश्वर जानता होगा कि वो किस आधार पर इन पर दस्तखत करते थे। मैं उस अटकल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, अदालत में चल रहा है। ईडी ने कोर्ट में चालान पेश किया है, बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला ये वहाँ अदालत में चल रहा है, इसलिए मैं अटकल लगाना नहीं चाहता। इससे दिलचस्प एक दूसरी बात और है जिसको गंगा जल और दारू इस संदर्भ में यहाँ समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि ईडी ने अदालत में ये कहा कि 2000 करोड़ या 2100 करोड़ का शराब घोटाला यहाँ हुआ है, कुछ कारोबारियों को, कुछ अफसरों को पकड़ के जेल में डाला है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर तुरंत एक कार्रवाई की है। सरकार ने उसके ऊपर तुरंत एक कार्रवाई की है। वो कार्रवाई है कि जितनी 3 बड़ी डिस्टिलरी हैं यहाँ पर जो शराब बनाती हैं और जिन्होंने ईडी के सामने शायद ये मंजूर किया है कि वो नकली होलोग्राम लगाकर शराब बनाती थीं और वो शराब सरकारी शराब दुकानों के रास्ते से ही बिकती थी, तो कई अफसर गिरफ्तार हैं, कुछ कारोबारी गिरफ्तार हैं इस मामले में, शराब के मामले में। ये किस तरह से होता था, इसमें कौन जिम्मेदार लोग हैं, ये ईडी
अदालत को बतला रही है, आगे और बतलाएगी, साबित होता है नहीं होता है ये देखने की बात है। मैं उसमें अटकल लगाना नहीं चाहता चूँकि अदालत के अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन सरकार ने जो किया है वो बताना चाहता हूँ। सरकार ने तुरंत इन डिस्टिलरीज को नोटिस जारी किया है, शराब आसवनी को नोटिस जारी किया है कि आप ये 2 नंबर की शराब बनाते थे, अघोषित शराब बनाते थे, नकली होलोग्राम बनाकर शराब बनाते थे, ये कहा है सरकार ने और कार्रवाई की चेतावनी वगैरह दी है। इसके साथ साथ एक नोटिस कुछ अफसरों को भी मिला है कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पे शराब नकली होलोग्राम वाली बनती थी डिस्टिलरी में, जो कि सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी। ये सरकार ने लिखा है अपने आदेश में, सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी। अतः ऐसे में लापरवाही बरतने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। ये कुछ जिला आबकारी अधिकारियों का तो मुझको देखने मिला है कागज ऐसा, हो सकता है और को मिला हो सकता है सबको मिला हो। तो ये शराब एक बड़ा मुद्दा है, अभी से लेकर चुनाव तक शराब एक बड़ा मुद्दा है। भूपेश बघेल की सरकार ने शतरंज की ये बिसात जो कि ईडी ने, केंद्र सरकार ने बिछाई थी, जिसमें कई गोटियां आगे बढ़ी हुई थी, उस बिसात को एक किस्म से पलट दिया है। इस सरकार ने जो आदेश निकाला है, नोटिस निकाला है इन सबको, इस सरकार ने तो ये नोटिस निकाला है डिस्टिलरीज के लिए कि आप नकली होलोग्राम बनाकर लगाकर ये शराब बनाते थे, इसको बेचते थे, और अपने अफसरों को नोटिस जारी किया है। तो मामला दिलचस्प हो गया है, अभी एक बड़ा नाटकीय मोड़ इसने ले लिया है। देखना है कि आगे क्या होता है, कौन पहले जेल जाते हैं। इसमें कुछ लोग जेल में हैं। त्रिपाठी नाम का एक अफसर जो कि केंद्र सरकार के टेलीकॉम विभाग का, दूरसंचार विभाग का अफसर है, जो रमन सिंह के समय से भी दारू विभाग चलाता था। आप बात को समझिए, ये भूपेश बघेल सरकार का छांटा हुआ दारू अफसर नहीं है। रमन सिंह के समय से ही यही अफसर दारू विभाग चलाता था, अभी भी वही चलाता है। उसमें जरूर कोई सुरखाब के पर लगे हुए होंगे, उसमें जरूर कोई जवाहरात जड़े हुए होंगे, जो एक के बाद दूसरी सरकार, एक दूसरे से परस्पर विरोधी सरकार, दोनों ही सरकारों में अगर कोई एक चीज़ पूरे प्रदेश में एक जैसी है, जिसको कि कॉमन कहते हैं, कॉमन है, तो वो त्रिपाठी नाम का ये दारू अफसर है, जो दोनों ही सरकारों को एक जितना पसंदीदा था। अब वो जेल में है। अब भूपेश बघेल की सरकार ने किसी दूसरे अफसर के दस्तखत से नोटिस जारी किया है कि यहाँ पर ये अवैध धंधा किया जा रहा था, नकली शराब बनाकर या अवैध शराब बनाकर। तो खैर, ये शराब का मामला मैंने आपको बतलाया कि कवासी लकमा के हिस्से का जवाब विधानसभा के भीतर भी अकबर देते थे, विधानसभा के बाहर भी अकबर ने ही जवाब दिया है कल इन बातों का कि नहीं, दारूबंदी हमारा केवल घोषणा पत्र का कागजी वायदा था, कागज पे छपा हुआ था। कागजी मेरा शब्द है, उन्होंने नहीं कहा है, कागजी वायदा था। गंगा जली वायदा हमारा केवल कर्ज माफी के लिए था। अब देखना है कि आने वाला ये चुनाव जो है, इसमें एक से ज़्यादा विकल्प हैं दोनों पार्टियों के पास। एक तो यह है कि गंगा जल को हाथ में लेके भी कसम खा सकते हैं कि चुनाव जीत के हम क्या करेंगे। दूसरा जो विकल्प है वो इस चुनाव के बाद, भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद सामने आया है, वो ये है कि अब दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा को, दोनों को गोमूत्र भी उतना ही प्रिय है। जो बीजेपी की सरकार कभी जिंदगी में यह गोबर और गोमूत्र नहीं खरीद पाई थी, वो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आज बोतलों में बंद गोमूत्र की तस्वीरें दिखती है कि खाद बनाने में काम आ रहा है, बिक रहा है, लीटर के भाव से बिक रहा है, दिखती है ऐसी बोतलें। तो ये भी एक विकल्प दोनों पार्टी के सामने है कि हम क्यों उत्तर प्रदेश जाके गंगा का जल लेकर आए यहाँ पे। यहाँ तो रेडीली अवेलेबल, तुरंत मौजूद है गोमूत्र, उसकी भी शपथ ले सकते हैं। दोनों पार्टियों को बराबरी से प्रिय है। तो मैं आपको केवल ये कह सकता हूँ कि शराबबंदी का कागजी वायदा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है, अब उसकी नीयत भी नहीं है और अब उसके पास मौका भी नहीं है। आज वो चाह के भी बंद कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, किसी को कोई बहुत भरोसा नहीं होगा। इसलिए अगले बार जब भी कोई गंगा जल लेके कोई घोषणा करे, शपथ ले, तो अखबार वालों को जो वहाँ रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं उनको या दूसरे लोगों को बोतल में गोमूत्र भी ले जाना चाहिए कि गंगा जल तो ठीक है,
आप गोमूत्र हाथ में लेके भी शपथ लो तो हम आपका भरोसा करेंगे। तो आप देखिएगा, जब चुनाव घोषणा पत्र की बारी आएगी, उसके दिन आएंगे 6 महीने के भीतर, आप तैयार रहिएगा गोमूत्र की बोतल लेकर, दोनों पार्टियों के ऑफिस के बाहर जाके खड़े रहिएगा कि नहीं, हम तो भरोसा तभी करेंगे जब गोमूत्र की कसम खाओगे। आज बस इतना ही। मैं फिर आपके सामने कुछ खबरों को लेकर रहूँगा। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बरस दर बरस हमारे कार्यक्रम देखते रहें।